तो हम लोगों ने पिछले सेशन में पुरुष को देखा था। और पुरुष को काफी डिटेल में, काफी गहराई में, कई एंगलों से देखा। अभी हम थोड़ा सा और बोलना चाहिए कि डेप्थ में, गहराई में एक फैक्ट को देखेंगे पुरुष के बारे में, स्पिरिट के बारे में। वो ये है कि पुरुष एक नहीं होता है। स्पिरिट जो है वो एक नहीं होती है, वो अनेक होती है। पुरुष भी अनेक होता है। और इसका मतलब है कि आत्माएं भी अनेक होती हैं। इसका ये भी मतलब है कि सोल अगर हम बोले इंग्लिश में, तो वो भी अनेक होती है। तो सवाल ये उठता है कि ये आत्मा, ये पुरुष, ये स्पिरिट, ये सोल, ये कई सारी क्यों होती है? तो इसमें ये सोचने और समझने की बात है कि मूल प्रकृति एक होती है। और वो मूल प्रकृति जब एक पुरुष उसके करीब आता है, उससे इंटरैक्ट करता है, उसको देखता है, वहां पर प्रकृति पैदा होती है। और प्रकृति मतलब क्रिएशन, जिसको क्रिएट किया जा रहा है, जिसको पैदा किया जा रहा है, जिसको बनाया जा रहा है, जिसको प्रोड्यूस किया जा रहा है, जिसको मैन्युफैक्चर किया जा रहा है, जिसको मैनिफेस्ट किया जा रहा है, जिसको व्यक्त किया जा रहा है। किसमें से व्यक्त किया जा रहा है? मूल प्रकृति। मूल प्रकृति क्या है? मूल प्रकृति एग्जिस्टेंस है, और प्रकृति क्रिएशन है। इन दोनों के फर्क को समझना जरूरी है। मूल प्रकृति है, हमेशा रहती है। प्रकृति पैदा होती है, प्रकृति आगे चलती है समय में, और प्रकृति खत्म होती है। और खत्म होने के बाद वापस मूल प्रकृति में मिल जाती है। इसका मतलब यह है कि एग्जिस्टेंस में से क्रिएशन आती है, क्रिएशन मेंटेन होती है, और क्रिएशन खत्म होती है। तो ये क्रिएशन, जो तत्व, जो शक्ति, जो देव पैदा करता है, उसको ब्रह्मा बोलते हैं। जो इस क्रिएशन को मेंटेन करता है, आगे चलाता है, उस देव को विष्णु बोलते हैं। और जो इस क्रिएशन को खत्म करता है, इसका अंत करता है, इसको डिस्ट्रॉय करता है, उसको महेश या शिव बोलते हैं। तो ये जो तीन है, ये तीन स्टेट है प्रकृति के, ये तीन स्टेट है क्रिएशन के। और ये कहां से आते हैं? ये मूल प्रकृति से क्रिएशन आती है, क्रिएशन आगे बढ़ती है, क्रिएशन का विनाश होता है, डिस्ट्रॉय होती है, और वापस मूल प्रकृति में मिल जाती है। अब पुरुष के होने पर यह एक्टिविटी होती है। एक एक पुरुष, हम कह सकते हैं कि एक एक क्रिएशन पैदा करता है। अगर 100 पुरुष है और 100 पुरुष मूल प्रकृति को देख रहे हैं, तो हर पुरुष अपने अनुसार अपने क्रिएशन को पैदा करता है, व्यक्त करता है, मैनिफेस्ट करता है। तो 100 पुरुष होने से 100 प्रकृतियां मैनिफेस्ट होती हैं। लेकिन ये जो 100 प्रकृतियां मैनिफेस्ट हो रही है, उनमें एक चीज कॉमन होती है स्टार्टिंग की।
और वो जो कॉमन तत्व है स्टार्टिंग का जो है, उसको महत बोलते हैं। और महत जब इंडिविजुअल साइड में जाने लगता है, इंडिविजुअल बोलना चाहिए कि अहंकार बनाने लगता है, इंडिविजुअल सबकॉन्शियस माइंड बनाने लगता है, तब उसको बुद्धि बोलते हैं उस जगह पर। तो महत जब मूल प्रकृति के तरफ है तो वो महत है, और महत जब अहंकार की तरफ है या इंडिविजुअल सबकॉन्शियस माइंड की तरफ है, तब वो बुद्धि है। और ये महत कॉमन है, ये बुद्धि कॉमन है सारे पुरुषों में। लेकिन उसके बाद जो अहंकार है, जो सबकॉन्शियस माइंड है, वो सबका इंडिविजुअल है। अगर 100 पुरुष हैं तो 100 अलग अलग अहंकार होंगे, और एक महत और एक बुद्धि होगी। अभी अहंकार जो है उसमें कर्ता भाव है, वो एनर्जीज को लेके अलग अलग तत्व पैदा करता है। इनफैक्ट तकरीबन सारे तत्व वही पैदा करता है। ये कौन से तत्व है? मानस, ज्ञानेन्द्रियां 5, कर्मेंद्रियां 5, तन्मात्राएं 5, और तन्मात्राएं पंचमहाभूत 5 पैदा करती। तो पुरुष जो हैं वो अनेक हैं। पुरुष 1000 भी हो सकते हैं, पुरुष 10,000 भी हो सकते हैं, पुरुष करोड़ों में भी हो सकते हैं, पुरुष अरबों में भी हो सकते हैं। जैसे ये धरती है, धरती पे अगर हम कहते हैं कि 800 करोड़ पुरुष हैं, तो हकीकत में 800 करोड़ आत्माएं हैं। मूल प्रकृति एक है, महत एक है, बुद्धि एक है। लेकिन इंसानों की 800 करोड़ अहंकार है, 800 करोड़ मानस हैं, 800 करोड़ इंटू 5 ज्ञान इंद्रियां हैं, अलग अलग है सब। 800 करोड़ इंटू 5 कर्म इंद्रियां हैं, अलग अलग हैं ये सब। 800 करोड़ तन्मात्राएं हैं इंटू 5, ये भी अलग अलग है। और 800 करोड़ इंटू 5 पंच महाभूत है, लेकिन ये भी एक्चुअली अलग अलग है। जैसे हम सुनते हैं कि कुछ लोगों को कलर ब्लाइंडनेस होती है, उनको कुछ रंग दिखते हैं, कुछ रंग दिखते नहीं है। इसका मतलब है कि भिन्नता है, सब समान नहीं देखते हैं। उसी प्रकार से कोई सुनने में हो सकता है, कोई पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी सुन पाता हो, कोई एक पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी को सुन नहीं पाता हो। तो टोटैलिटी में जो कुछ भी है, इंडिविजुअल लेवल पे, वस्तुओं के लेवल पे, उन सब अलग अलग है। इसलिए हम सबके अलग अलग आधार कार्ड भी हैं, हम सबके अलग अलग अंगूठों के निशान हैं, हम सबके अलग अलग सिग्नेचर हैं, हम सबके अलग अलग आंखों के प्रिंट हैं, हम सबके अलग अलग डीएनए हैं। जब पता लगाना होता है कि बच्चे का पिताजी कौन है, तब बच्चे का और पिताजी का डीएनए का टेस्ट कराया जाता है। उससे पता चलता है, जीन से पता चलता है कि कौन कहां से निकल के आ रहा है। तो कहने का मतलब ये है कि पुरुष अलग अलग क्यों हैं? पुरुष अलग अलग इसलिए हैं क्योंकि सबका जन्म अलग है, सबका जीवन अलग है, और सबकी मृत्यु अलग है। और इस दरमियान, जन्म और मृत्यु के दरमियान, उनका जो चित्त है, जिसके माध्यम से वो बाहर दुनिया को देखते हैं, मतलब बुद्धि, अहंकार, मानस, ये सब में भी अलग अलग है। तो इस कारण से हम कहते हैं कि पुरुष सब अलग अलग हैं और अनेक हैं, बहुत सारे हैं।
अब आते हैं कि जो घटनाएं घटती हैं हम सबके जीवन में, वो सब घटनाएं एक प्रकार की घटती हैं कि अलग अलग प्रकार की घटनाएं घटती हैं। तो घटनाएं भी हमारे जीवन में अलग अलग घटती हैं। किसी के जीवन में सेम घटना सेम जगह सेम टाइम पे नहीं होती है, और सेम लोगों के बीच में सब अलग अलग है। हाँ सौम्या बोलिए। सर, सॉरी, आप बोल रहे थे कि बुद्धि हमारी अलग-अलग है, महत्व तो एक है और बुद्धि हमारी एक नहीं है, यूनिवर्सल माइंड। नहीं, मैंने ये नहीं बोला कि बुद्धि एक नहीं है, मैंने ऐसा बोला है क्या? आपने बोला ना सबका चित्त, मतलब हर सब पुरुष का अहंकार अलग-अलग है, चित्त अलग है। चित्त में मानस, बुद्धि और अहंकार तीनों आते हैं। हाँ आते हैं। तो अगर चित्त सबका अलग-अलग है तो जस्ट आई एम क्लैरिफाइंग कि बुद्धि अलग-अलग है मतलब हमारी। ओके, जब मैं बोलता हूँ चित्त अलग अलग है, तब मैं वो कॉम्बिनेशन में बोल रहा हूँ, बुद्धि अहंकार और मानस, वो सेट की बात कर रहा हूँ। तो वो सेट अलग अलग हुए ना। लेकिन बुद्धि एक है। अच्छा। लेकिन जब आप एक इंडिविजुअल माइंड का जो ऑपरेशनल मैकेनिज्म है नॉलेज गैदर करने का, बाहर के वस्तु को आइडेंटिफाई करके वो ज्ञान को अंदर तक लेके आने का, वो सबका अलग अलग हुँ, है। हुँ, वो बुद्धि अहंकार और मानस का कॉम्बिनेशन है। हुँ, तो हुँ। ये कॉम्बिनेशन सबका अलग अलग है। बुद्धि सेम हो सकती है, लेकिन अहंकार अलग अलग है, मानस अलग अलग है। इसलिए ये तीनों का कॉम्बिनेशन हर एक का अलग अलग है। ये आपको ठीक है। समझ में आया? हाँ सर, ठीक है। ओके हाँ। हम लोग कहाँ तक पहुंचे थे? घटनाएं जो है, एक्टिविटीज जो है, वो कभी भी आइडेंटिकल नहीं होती। वो हमेशा इंडिपेंडेंट चलती है और अलग अलग होती हैं। जैसे मान लीजिए कि मैं खाना खा रहा हूं, तो जरूरी नहीं है कि दुनिया में सभी लोग खाना खा रहे हैं। और ये भी मान लीजिए कि मैं खाना खा रहा हूं और संजोग से दुनिया में सभी लोग खाना खा रहे हैं, तो ये जरूरी नहीं है कि सभी लोग सेम खाना खा रहे हैं। और मान लीजिए कि सभी लोग सेम खाना खा रहे हैं, तो ये भी जरूरी नहीं है कि सेम समय पे खा रहे हैं, सेम लोगों के बीच में खा रहे हैं, सेम जगह पर खा रहे हैं। तो भिन्नता रह जाती है। हर सिचुएशन, हर सर्कमस्टांस, हर कंडीशन अलग है। हर घटना जो घट रही है वो अलग है। कोई भी चीज सेम नहीं है। तो जब ये घटनाएं अलग अलग हैं, घटनाओं को पैदा करने वाले कर्म इंद्रियां हैं, उनको देखने वाले ज्ञान इंद्रियां हैं। उसका ज्ञान मानस में जाता है, मानस से अहंकार में जाता है, अहंकार से बुद्धि में जाता है। तो ये पूरी साइकिल ही अलग अलग है। इसमें सिमिलैरिटी नहीं है। इसलिए अलग अलग पुरुष है। क्यों? क्योंकि देखता पुरुष है। अगर एक्टिविटी अलग अलग है, मतलब पुरुष को अलग अलग दिख रहा है। जब पुरुष को अलग अलग दिख रहा है, इसका मतलब अलग अलग पुरुष हैं। इसलिए हर पुरुष अलग अलग देख रहा है। ये बात समझ पा रहे हैं? ये बात क्लियर हुई जो मैं बोला लास्ट? यस सर, क्लियर है। सर। ओके। तो अब इसमें आगे बढ़ते हैं कि ये जो तीन गुण हैं, सत्व, रजस और तमस, ये हैं तो तीन गुण। लेकिन ये हर एक के अंदर, हर वस्तु के अंदर, हर आप बोल सकते हैं अणु के अंदर, एटम के अंदर, इन तीनों का बिहेवियर अलग अलग है।
किसी में थोड़ा सा रजस ज्यादा होगा, किसी में थोड़ा सत्व का फर्क होगा, किसी में थोड़ा तमस का फर्क होगा। तो ये गुण जो हैं वो भी सिमिलरली बिहेव नहीं करते हैं। ये गुण भी अलग अलग बिहेव करते हैं। इसलिए हर वस्तु के कंडीशन में फर्क है। तो क्योंकि ये अलग अलग चीजें हैं जिसको कि पुरुष देख रहा है, इसलिए अलग अलग पुरुष हैं। ये समझ में आ रहा है कि अलग अलग पुरुष क्यों हैं? Yes, sir. Clear है sir. क्लियर है? बाकी सबको भी क्लियर है? जी सर। सर मुझे क्लियर नहीं है। क्या नहीं है? क्लियर नहीं है, अलग अलग क्यों है? पुरुष अलग अलग क्यों है? पुरुष अलग अलग इसलिए है क्योंकि आ, पुरुष है एक्सपीरियंस करने वाला, एक्सपीरियंसर। पुरुष है दृष्टा, देखने वाला। तो जो तो एक्सपीरियंस हो रहा है मूल प्रकृति में, जिससे जो प्रकृति बन रही है, प्रकृति में हर जगह एक्सपीरियंस अलग अलग है। प्रकृति में हर जगह सेम चीज नहीं हो रही है। जो चांद पे हो रहा है वो सूरज पे नहीं हो रहा है। जो चांद सूरज पे हो रहा है वो भारत में या वो धरती पे नहीं हो रहा है। तो एक्सपीरियंस अलग अलग है। तो एक्सपीरियंस अलग अलग है मतलब एक्सपीरियंस करने वाले अलग अलग हैं। इसका मतलब पुरुष कई सारे हैं, क्योंकि ले देखिए तो एक्सपीरियंस पुरुष ही कर रहा है। पुरुष बुद्धि में देखता है बाहर की घटनाओं को। तो इसलिए अ, ये अलग अलग है, पुरुष इसलिए अलग अलग है। अभी समझ में आया कि अभी भी कोई दिक्कत है समझने में? सर ये अभी की सिचुएशन है, बट ओरिजिनली पुरुष वन से मेनी हुए क्यों? समझा नहीं मैं। ओरिजिनली मतलब कभी तो कोई स्टार्टिंग पॉइंट होगा। हाँ, तो वो स्टार्टिंग पॉइंट जैसे हमने देखा था कि मूल प्रकृति का स्टार्टिंग पॉइंट इतना पहले का है कि हम उस पे जाते नहीं हैं, हम उस पे फोकस नहीं करते हैं। और फोकस क्यों नहीं करते हैं? क्योंकि प्रकृति जो है वो कॉज एंड इफेक्ट है। कॉज है, कारण है, इसलिए उसका इफेक्ट है। इफेक्ट क्या है? कार्य। कारण और कार्य की श्रृंखला है प्रकृति। तो आप जितना भी पीछे चले जाइए, हमेशा ये सवाल आएगा कि इसका कारण क्या है। फिर उसका कारण आप ढूंढ लेंगे, फिर सवाल आएगा अच्छा अब जो ढूंढ लिए है उसका कारण क्या है। कारण कभी खत्म ही नहीं होगा, वो परपेचुअली चलता जाएगा। इसलिए हम लोग उसको मान के चलते हैं कि ये एक जगह खत्म हो जाता है। खत्म हो जाता है मतलब परपेचुअली है। हम लोग उसमें अभी माथा नहीं लगा रहे, उसको एक्सेप्ट करके चल रहे हैं और उसके अनुसार आगे का हम लोग अंडरस्टैंडिंग पैदा कर रहे हैं। हम्म, ये भी क्लियर है? सर मूल प्रकृति के लिए तो ये क्लियर है, बट व्हाट आई वांटेड टू क्लैरिफाई इज कि पुरुष के लिए भी तो पुरुष भी तो कभी वन होगा ना। वन से मेनी कैसे हो गया? नहीं, देखिए, पुरुष का कॉज एंड इफेक्ट नहीं होता है। अ, पुरुष चेंज नहीं होता है, चेंज प्रकृति होती है। जन्म वो लेगा जो बदलेगा, मरेगा वो जो बदलेगा। जो पैदा ही नहीं हो रहा है, जो मर ही नहीं रहा है, वो बदलेगा नहीं। तो हमेशा से इतने सारे मल्टीपल मेनी पुरुष थे। ओके। पुरुष क्योंकि अमर होता है और हम आज के डेट में देख रहे हैं कि इतने सारे पुरुष हैं, तो हम मान के चल रहे हैं कि इतने सारे पुरुष पहले भी थे। और कपिल मुनि बोलते हैं सांख्य में कि इस एग्जिस्टेंस में जो आता है वो जा नहीं सकता, और जो आता है वो यहीं रह जाता है। तो इसका मतलब जितने भी आत्माएं आई हैं वो रह गई हैं, वो जा नहीं सकती हैं।
इससे आपको उत्तर मिलता है। सर जब हम बोलते हैं कि मोक्ष की तरफ जाना है तो मतलब वो जोर से बोलिए, तो जोर से बोलिए। जब हम कहते हैं कि मोक्ष की तरफ जाना है हम्म। पुरुष को, हम्म। तो वो फिर मतलब सांख्य और योग दर्शन में अलग अलग है, तो हम नहीं, मैंने कहा बोला अलग अलग है? आपको नहीं, आई कैसे एम मालूम पड़ा प्रिज्यूम, अलग अलग है? आई जस्ट प्रिज्यूम। नहीं नहीं, डोंट प्रिज्यूम। Whenever you have a doubt, ask. Don't presume, because जब मोक्ष मिलता है तब भी पुरुष की काउंटिंग चेंज नहीं होती है, और न ही प्रकृति की काउंटिंग चेंज होती है। क्योंकि जो प्रकृति एक बार आ गई है सो रहेगी, जाएगी नहीं। और जो पुरुष आगे है इस एग्जिस्टेंस में, वो रहेगा, जा नहीं पाएगा। कहाँ जाए? नहीं जा सकता। अभी आपको क्लियर हो रहा है? तो फिर मोक्ष क्या है? मोक्ष क्या है? मोक्ष पुरुष और प्रकृति के बीच का बंधन का खत्म हो जाना मोक्ष है। पुरुष का खत्म हो जाना मोक्ष नहीं है, प्रकृति का खत्म हो जाना मोक्ष नहीं है। बंधन खत्म हो जाना मोक्ष है, अटैचमेंट खत्म हो जाना, वो फ्रीडम है। अपने ये फ्रीडम की बात करें। अभी क्लियर है? ओके। हम्म। तो इंडिविजुअल पुरुष मोक्ष के स्टेट में एग्जिस्ट करेगा? नहीं, दोबारा पूछिए दो। इंडिविजुअल पुरुष हाँ। मोक्ष मिलने पे भी वो एक लेवल पे एग्जिस्ट करेगा? हाँ, करेंगे, क्यों नहीं करेंगे। पुरुष प्रकृति के अंदर नहीं जाता है, पुरुष प्रकृति के बाहर रहता है। तो दो पुरुष, तीन पुरुष, 10 पुरुष रह सकते हैं, क्या दिक्कत है? हजारों में रहते हैं, क्या दिक्कत है? पुरुष कोई जगह तो ऑक्यूपाई नहीं कर रहा है, स्पेस एंड टाइम के बाहर है। प्रकृति स्पेस एंड टाइम में है। तो दोनों फंडामेंटली अलग चीजें हैं, अलग डायमेंशन में है, अलग तत्व हैं। और एक तत्व जो अलग है प्रकृति से, वो प्रकृति के अंदर मर्ज नहीं कर सकता। हाँ, बोलिए वन्ना जी। सर अभी की बात आपकी सूची से होने से मेरे मन में एक प्रश्न आया है। तो हम परमात्मा से मिलते नहीं हैं? परमात्मा से मिलते नहीं है, मतलब क्या हुआ? मतलब आपने बोला ना मोक्ष एक प्रकृति और पुरुष का अलग होना मोक्ष है। हाँ। तो परमात्मा से हम मतलब मिल नहीं जाते। मेरे में था कि मोक्ष मतलब पुरुष का परमात्मा में मिल जाना। पुरुष का परमात्मा में मिल जाना, ओके। अभी देखिए, परमात्मा जो वर्ड है वो वेदांत का वर्ड है। वो वर्ड सांख्य या योग दर्शन का नहीं है। तो हम लोग जो दर्शन शास्त्र कर रहे हैं अभी, वो सांख्य दर्शन कर रहे हैं। सांख्य दर्शन वो थियोरेटिकल बेसिस है जिसपे कि योग दर्शन का प्रैक्टिस होता है, अभ्यास होता है। और दोनों का फंडामेंटल लेवल पे नॉलेज मोर और लेस सेम है, लेकिन माइनर डिफरेंसेस हो सकते हैं। जैसे सांख्य में ईश्वर नहीं है, योग में ईश्वर है। ईश्वर की डेफिनेशन है, सांख्य में डेफिनेशन नहीं है। सांख्य बोलता है कि ईश्वर की जरूरत सृष्टि में है ही नहीं। अभी आपको समझ में आ रहा है? तो सर सांख्य में भी कोई तो पावर होगी जो मैनेज करती है या? पुरुष। पुरुष ट्रिगर करता है, मूल प्रकृति पैदा करती है। आप ऐसा समझ सकते हैं नहीं, कि वो हाँ।
वो क्लियर है, मतलब मेरा क्वेश्चन ये है कि पुरुष तो अलग अलग है, तो कॉम्बिनेशन के अलग अलग से अलग अलग सिचुएशन, कर्म, कारण और वो सब बन रहा है। मगर इन सबको भी, मतलब जैसे कोई तो, जैसे ऑर्गेनाइजेशन होती, कोई तो हेड होगा ना जो कंट्रोलर होगा। हाँ, तो वो पुरुष है। हमने तो सब, कल जब पुरुष के बारे में देखा था, तब ये था वहां पर कि पुरुष कंट्रोलर है। मगर वो अपना कंट्रोलर है ना, ऑल ओवर सभी का कंट्रोलर कोई नहीं अपने है। अंदर क्या कंट्रोल करेगा वो तो निर्गुण है, निर्विचार है, कुछ है ही नहीं। वो क्या कंट्रोल करेगा अपना? वो प्रकृति को कंट्रोल करता है। वो प्रकृति को जहां देखता है, मूल प्रकृति को जहां देखता है, वहां से क्रिएशन चालू हो जाती है। अभी समझ में आ रहा है? हाँ जी, तो ये तो ऑटोमेटिकली सब चल रहा है, मतलब फिक्स है, जैसे बुद्धि अहंकार मानस से जो हम प्रकृति गुण बनाते हैं, और जो कारण होता है उसका वो होता है, तो ये ये सब ऑटो ये सिस्टम। सब चल रहा है ऑटोमेटिक। हाँ, ऑटो सिस्टम हुआ। ऑटो सिस्टम है, हाँ। इस सिस्टम सर, को सत्कार्यवाद बोलते हैं। सत मतलब ये एग्जिस्टेंस, कार्य मतलब उसका रिजल्ट, वाद मतलब फिलॉसफी। मतलब जो अभी सृष्टि है, एग्जिस्टेंस है, वही अपने अंदर ही आने वाले पल का फल रखती है। ये समझ में आया? यस सर, आने वाले पल का फल रखो। ओके, क्लियर सर। या और सर, और कोई मेरा एक, क्वेश्चन किसी का? हाँ मेरा एक और बोलिए। क्वेश्चन है। मुझे महंत के बारे में थोड़ा और डिटेल में क्लियर करेंगे प्लीज। महत होता है महान तत्व, और वो क्रिएशन की फर्स्ट उपज है। वो सात्विक होता है, अति सात्विक, अति विराट, एक्सट्रीमली प्योर और एक्सट्रीमली बिग। उसमें से बाकी निकलना चालू होते हैं। और कोई सवाल? हाँ, निकलना सौम्य स्टार्ट बोलिए। होते हैं। हाँ, मतलब निकलते हैं, मतलब इनमें भी क्या वो बुद्धि अहंकार वो होता है, गुण होते हैं क्या इसमें भी, महंत में? किसमें गुण होते हैं? महंत में क्या गुण होते हाँ, हैं? होते हैं ना, वो तो प्रकृति का हिस्सा है। गुण कैसे नहीं होंगे? ओके। प्रकृति में गुण होते हैं, अहंकार में होते हैं, मानस में होते हैं, ज्ञान इंद्री में, कर्म इंद्री में, तन्मात्रा में, पंचमहाभूत में, सब में होते हैं गुण। और मूल प्रकृति में भी गुण होते हैं। तो मूल प्रकृति और महंत में क्या डिफरेंस है? ये तो मूल प्रकृति जैसा नहीं है। महंत, नहीं, मैं समझ नहीं पा रहा हूँ आप क्या पूछ रहे हैं। महंत और मूल प्रकृति में क्या डिफरेंस है? अरे बाप रे! रामायण हमारी खत्म हो गई और आप पूछ रहे हैं कि दशरथ और राम का क्या रिश्ता है। आपको वो चार्ट याद है 25 तत्वों वाला? वो 25 तत्वों वाला चार्ट याद है? हम्म, हाँ, वन्ना जी, आपसे पूछ रहा हूँ। हाँ जी, सर मैं याद कर रही हूँ। मेरे को स्टार्टिंग नहीं याद है, लास्ट का याद है। बुद्धि से अहंकार, अहंकार से मानस, मानस से पंच, सॉरी सर। अभी कुछ दिन पहले मेरे ख्याल से सौम्यों ने शेयर किया था एक डायग्राम। यस, हम्म, यस सर। मिला आपको? उस डायग्राम को ढूंढिए, उसको देखिए, आपको समझ में आ जाएगा। और उस डायग्राम को ग्रुप में पोस्ट कर लीजिएगा। जो नए लोग ज्वाइन किए हैं उनको समझना हो तो उनको आसानी हो जाएगी।
ऐसा है कि जब पुरुष मूल प्रकृति को देखता है तब प्रकृति का निर्माण चालू होता है, और पहली जो उपज है वो महत है। महत के बाद जो महत का हिस्सा इंडिविजुअल माइंड के साथ इंटरेक्ट करता है, अ, उसको हम बुद्धि बोलते हैं। अभी आपको समझ में आया? सर हाँ जी, याद आ गया। हाँ, याद आ गया सर, थैंक यू सर। नहीं याद आ गया वो ठीक है, समझ में आया कि नहीं आया? हाँ जी हाँ जी। ओके। बुद्धि और मतलब पुरुष, मतलब प्रकृति से, मतलब बुद्धि बनने का जो बीच का वो, समझा नहीं मैं, दोबारा बोलिए। बुद्धि से प्रकृति से बुद्धि बनने का जो बीच की चीज है वो है प्रकृति क्या है? प्रकृति। जो पुरुष मूल प्रकृति में से निकलती है जब पुरुष उसको देखता है, हाँ तो जो बदलती रहती है। नहीं नहीं, रुकिए रुकिए, आप बहुत कंफ्यूज रहती हैं। आप वो डायग्राम तो निकालिए। अम, वो डायग्राम निकालिए, शेयर करिए। हाँ अभी करा है। हाँ, सोम्या ने, सर मैंने सोम्या ने अभी करा। करा। अभी कर रहा है। हाँ जी सर। और ये सेशन में लाइव इस पे आप कर सकते हो? मैं शेयरिंग दे सकता हूँ। जिसको भी आप दे दो तो फिर ये इस पे आ जाएगा ना, उसी में रिकॉर्डिंग में भी आएगा फिर ये। हाँ, एक मिनट मैं देखता हूँ कि शेयरिंग। हाँ, मैं आपको बना रहा हूँ को होस्ट, ठीक है। अभी आपको वो शेयरिंग का राइट मिलेगा, आप उसको शेयर कर सकते हैं। सर ये सौम्या जी को दिए देते आप ये। शेयरिंग का राइट। हाँ जी। हाँ, जो दिया। सर ये है। हाँ देखिए, इसका साइज छोटा करना पॉसिबल है क्या? हाँ, अब इसको देखिए कि प्रकृति कहाँ से शुरू होती है। जो ऊपर में प्रकृति लिखा है वो हकीकत में मूल प्रकृति है, ठीक है। ये इसमें क्या है कि थोड़ा सा मिस्टेक है। पुरुष के बगल में जो प्रकृति लिखी है वो मूल प्रकृति है, और इन दोनों के करीब आने से महत आता है, उसके बाद बुद्धि आती है, और फिर अहंकारा, और फिर ये बाएं दाएं जाती है। जब सात्विक होती है अहंकारा, तब सेल्फ को बनाती है। सेल्फ मतलब पांच ज्ञान इंद्रियों को, पांच कर्म इंद्रियों को और मानस को। और जब तामसिक होती है तब पांच तन्मात्राओं को और पंच महाभूतों को बनाती है। और महत से लेके नीचे तक का जो है उसको हम प्रकृति बोलते हैं, और महत के ऊपर जो है वो मूल प्रकृति है और पुरुष है। अभी क्लियर है आपको बनना चाहिए। यस सर। हाँ, तो ये सवाल अगली बार मत पूछिएगा।
हाँ जी सर, याद ठीक आ है। रहा है। और किसी को कोई सवाल है कि इस डायग्राम पे, तो पूछ लीजिए अभी। सबको क्लियर है? सर ये ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक लिखा हुआ है इसमें कहाँ लिखा है? सबसे नीचे। जो इनऑर्गेनिक है वो तामसिक है, वो मैटर का फॉर्म है। और जो ऑर्गेनिक है वो सेल्फ से, ऑब्जेक्ट से जुड़ा हुआ है। तो वहां पे मानस है, ज्ञान इंद्रियां हैं, कर्म इंद्रियां हैं। ओके। ठीक है। ओके सर। हम्म। और किसी का कोई क्वेश्चन? सर मैं हम्म। पूछ रही थी किरण बोल सर, जब भी मैं ये प्रकृति में यानी मैं आई, यानी हम्म। मैं, मेरा अस्तित्व, हम्म। आई एम, तो मैं तो मीन्स मैं ऐसे पूछ रही हूँ कि मैं ये जन्म में मेरा नाम किरण एज राइट नाउ, हम्म। तो मेरी मूल प्रकृति तो पहले से ही रहेगी ना सर? हाँ। मेरी मूल प्रकृति पहले से ही, ये जन्म में मैं हाँ। किरण हूँ, अगले जन्म में और होंगी और कुछ रहूंगी। जब हाँ। तक मुझे पुरुष यानी मैं जब भी ऊपर नहीं जाती हूँ, ऊपर नहीं उठती हूँ, तब तक तो मैं प्रकृति के साथ ही रहती रहूंगी। नहीं, आपको आपका क्वेश्चन आपके पास पकड़ के रखना होगा, क्योंकि पुरुष को छोड़ के सब कुछ प्रकृति है। और जो प्रकृति है वो दो टाइप की है, एक है मूल प्रकृति, एक है प्रकृति। प्रकृति व्यक्त है, दिखती है। मूल प्रकृति नहीं दिखती है। मूल प्रकृति अनंत है, अनंत काल में है। प्रकृति जो है वो अनंत नहीं है, उसकी गिनती है, उसका साइज है, बड़ी है, लेकिन उसकी गिनती है। क्यों? उसमें वस्तु है, उनको हम गिन सकते हैं। ये आपको समझ में आ रहा है? प्रकृति दो है, अव्यक्त और व्यक्त। अव्यक्त जिसको हम देख नहीं सकते, जिसको हम देख नहीं सकते उसको हम मूल प्रकृति बोलते हैं। जिसको हम देख सकते हैं उसको हम व्यक्त प्रकृति बोलते हैं, मैनिफेस्टेड प्रकृति बोलते हैं। क्लियर है अभी आपको? और वो इन मालूम है। दोनों प्रकृतियों को देखने वाला पुरुष है। ओके। तो आप ऐसा समझ लीजिए कि सबसे नीचे बॉटम में है प्रकृति, जो पैदा होती है। और क्योंकि वो पैदा होती है मूल प्रकृति से, मूल प्रकृति उसकी मां है, इसलिए वो प्रकृति के ऊपर आती है। और जो मूल प्रकृति है वो प्रकृति तब पैदा करती है जब पुरुष उसके पास आके उसको देखता है। तो पुरुष मूल प्रकृति के ऊपर आता है। तो मूल प्रकृति जो है वो, सॉरी, मुझे पुरुष जो है वो मूल प्रकृति को कंट्रोल करता है, मूल प्रकृति प्रकृति को कंट्रोल। और प्रकृति के अंदर 23 तत्व है। महत है, अहंकार है, मानस है, 5 ज्ञान इंद्रियां हैं, 5 कर्म इंद्रियां हैं, 5 तन्मात्रा हैं, और 5 महाभूत, 5। यस। अभी क्लियर है? हाँ, थोड़ा थोड़ा, एकदम नहीं, एकदम ऐसा पट ये नहीं लग रहा थोड़ा है कि मुझे, थोड़ा थोड़ा क्यों? क्या क्या कंप्लीट नहीं है, बताइए। मुझे ये नहीं समझ में आ रहा है कि मैं यहाँ आई, मेरा यहाँ अस्तित्व हुआ, ये किरण नाम का जो डेस्टिनेशन मिला, तो उसकी जब भी मेरा मर्ज या यहाँ से मेरा चलो 70 साल 80 साल हुआ मेरा, तो मैं मूल प्रकृति के साथ मिलूंगी या और आगे बढ़ूंगी? अगर आपको मोक्ष मिलेगा तो मूल प्रकृति से मिलेंगी। अगर आपको मोक्ष नहीं मिलता है इस जीवन में, तो अगले जीवन में, अगले जन्म में, अगले शरीर में जाएंगे। तो अगले शरीर में क्या जाता है? आपका सूक्ष्म शरीर जाता है। और इस जीवन में क्या रह जाता है? वो स्थूल शरीर जो आपका है वो रह जाता है। अभी क्लियर हुआ? लेकिन सर मुझे कैसे मालूम पड़ेगा कि मैं प्रकृति में मिली कि नहीं मिली? समझा नहीं मैं, आपको क्या कैसे मालूम पड़ेगा? जब मेरा जन्म जन्म मरण का जो भी रहेगा, यानी मैं, मेरे को मोक्ष मिला नहीं मिला, वो मुझे कैसे मालूम पड़ेगा एंड ऑफ द डे?
ये मुझे कौन है आपके अंदर? ये किस मुझे की बात कर रही है? मैं, मेरापन, जो हाँ, ये मैं हूँ, मैं कौन है वो वही तो पूछ प्रकृति रहा में हूं। ये मैं कौन सा तत्व है? कपिल मुनि के हिसाब से सिर्फ 25 अच्छा। तत्व हैं। आप जब बात कर रही हैं मैं, तो आप कौन से तत्व के रिलेशन में बात कर रही हैं? अच्छा, आप अहंकार की तो बात कर मेरा रही हैं, मानस की बात कर रही अहंकार, हैं, मेरा बुद्धि की बात कर मेरी रही हैं, मेरा मूल मन, प्रकृति की मेरा बात कर अहंकार। रही हैं, पुरुष की बात कर रही हैं, किसकी बात कर रही हैं? ये मैं कौन है आप? हाँ, पुरुष की। सर, पुरुष की तो मेरे पुरुष को कैसे, मेरी जो पुरुष रहेगा उसको कैसे मालूम पड़ेगा कि मैं, मेरा यहाँ जो भी था मैं मूल प्रकृति से मिल चुकी हूँ? क्योंकि नहीं, पुरुष आप तो सबके किसने, अलग अलग। आपको किसने बोला कि पुरुष को मालूम चलता है? पुरुष को कोई मेमोरी नहीं होती है, पुरुष को कोई जी। संस्कार नहीं होता है, पुरुष में हाँ कुछ जी। बदलता नहीं है। क्यों? क्योंकि पुरुष प्रकृति के बाहर है, पुरुष स्पेस और टाइम के बाहर है, पुरुष माइंड और मैटर के बाहर है। जहां माइंड ही नहीं है वहां पे आपको क्या पता चलेगा? वो नो माइंड है। और पुरुष में जो समाधि लगती है वो निर्भीक समाधि है, निर्विकल्प समाधि है। वहां कोई मेमोरी नहीं है, कोई ट्रेस नहीं रहता है, कुछ याद नहीं रहता है। अगर आप वहां जाएंगे और लौट के आएंगे प्रकृति में, तो आपको कुछ याद नहीं रहेगा। तो सर, ये ऐसे भी हो सकता है ना, मैं प्रकृति से मिलके भी आई हूँ और वापस भी आ गई हूँ यहाँ? हाँ, जैसे ये मैं मेरा बात नहीं कर रही हूँ, चलो, तो उसमें प्रकृति से मिलके भी आई हूँ, कहाँ से भी मैं अभी आई हूँ ये जन्म में, या मेरी प्रकृति से मिलन भी हुआ रहेगा, लेकिन पुरुष को तो याद ही नहीं है मेरे कि मैं मिलके आई कि नहीं आई। नहीं, मैं समझा नहीं। एक्चुअली क्या है कि आपने पूरी थ्योरी पढ़ी नहीं है और आपने एग्जाम देना चालू कर लिया है। अच्छा, ऐसा है। हाँ, क्योंकि इसमें 72 कारिकास हैं। हम लोग अभी शायद 18th कारिका पे हैं, 1/6 कवर हुआ है। यस। तो मैंने ठीक है सर। आपको जैसे कहा कि दो शरीर होते हैं, सूक्ष्म शरीर और स्थूल शरीर। स्थूल शरीर मतलब पंच महाभूत की दुनिया, और सूक्ष्म शरीर मतलब उसमें आपका महत या बुद्धि, अहंकार, अहंकार। मानस, ज्ञानेंद्री, कर्मेंद्री और तन मात्राएं होती हैं। जब मृत्यु होती है आपकी, तब ये जो शरीर है, सूक्ष्म शरीर, ये ट्रैवल करता है, ये माइग्रेट करता है, और स्थूल शरीर वहीं रह जाता है। लोग जाके स्थूल शरीर को जला के आते हैं, चित्त को जला के नहीं आते हैं। बुद्धि को, अहंकार को, मानस को, इंद्रियों को, तन्मात्राओं को जला के नहीं आते हैं, वो निकल जाती है। वो निकल जाके अगला जन्म जो है वो तय होता है सूक्ष्म शरीर के स्टेटस के अनुसार। सूक्ष्म शरीर में आपका धर्म, आपका वैराग्य, आपका ज्ञान और ऐश्वर्य, इसका हिसाब रहता है, बोथ प्लस एंड माइनस। आपने अधर्म किया तो उसका भी रिकॉर्ड रहेगा, आप राग में फंस गए उसका भी रिकॉर्ड रहेगा। तो ये टोटल 8 भाव बोलते हैं इसको, इनका रिकॉर्ड रहता है सूक्ष्म शरीर में, बुद्धि में। हम्म। तो जब मृत्यु होती है, बुद्धि में, बुद्धि देखती है ये सब क्या क्या है, बाय डिफॉल्ट है, उसके अनुसार वो अगले योनि में जाती है, अगले माता पिता के पास जाती है, और वहां पे जन्म लेती है। जन्म लेने के लिए ये सूक्ष्म शरीर और माता पिता का जो सेक्सुअल इनपुट आता है, वहां जाके ये फ्यूज होती है, और माँ जो खाना खाती है उस संसार का, वहां की दुनिया का, उससे उसका शरीर बनता है, स्थूल शरीर बनता है। और सूक्ष्म शरीर ट्रैवल होके आया हुआ है, पुराना प्रोग्रामिंग लेके, पुराना डेटा लेके, पुराना धर्म का, आपके वैराग्य का, सिद्धियों का या ऐश्वर्य का, और बोलिए ज्ञान का नॉलेज लिए। अब अगला जन्म जो है, उसका ड्यूरेशन, उसकी क्वालिटी इनसे तय होती है, लास्ट जो स्टेटस था रिकॉर्डिंग का। और ये सीक्वेंस चलता रहता है।
जब तक कि ज्ञान पूरा नहीं हो जाए। जैसे ही ज्ञान पूरा होगा इन आठों में से, वहां पर मोक्ष प्राप्ति होती है, और ये जो सूक्ष्म शरीर बचता है वो मूल प्रकृति में लीन हो जाता है। अंडरस्टैंड सर, एकदम परफेक्टली। हाँ, एकदम परफेक्ट, ये समझा सर एकदम। ओके। थैंक यू। अभी किसी का कोई क्वेश्चन था क्या इस पे जो मैंने बोला? हाँ, आप पहले जो बोले थे ना पुरुष के बारे में, तो ये जो पुरुष अंत में रहते हैं, इसका मतलब है कि पूरा सृष्टि जब से शुरू हुआ और जब से खत्म होगा तब तक मतलब पुरुषों की संख्या सेम है। ऐसा है, पूरे सृष्टि में पुरुष की काउंटिंग सेम रहती है, ना बढ़ती है ना घटती है, ना पुरुष में कोई बदलाव आता है। मतलब पुरुष ना पैदा होता है, ना मरता है, ना बदलता है, अनचेंजेबल होता है पुरुष। चेंजेबल होती है प्रकृति। अब ये जो चेंजेबल प्रकृति है, इसके दो रूप हैं। एक है मूल प्रकृति, एक है व्यक्त प्रकृति। व्यक्त प्रकृति। हाँ, जो मूल प्रकृति है वो अनंत है, और अनंत काल से है, वो दिखाई नहीं देती, इनविजिबल है, अव्यक्त है। और जब उसके पास पुरुष आता है तो वहां क्रिएशन पैदा होती है, वहां मैनिफेस्टेशन होती है, वहां प्रोडक्शन चालू होता है, वहां एवोल्यूशन होता है। वो मूल प्रकृति इवॉल्व करके क्रिएशन बनाती है और महत बनाती है, और महत भी रुकता नहीं। जो मूल प्रकृति है उसमें तीनों गुण समान रहते हैं, सत्व, रजस और तमस। इसलिए उसमें कोई एक्शन नहीं होता है, कोई मूवमेंट नहीं होता है। लेकिन जब पुरुष पास में आता है तो मूवमेंट ट्रिगर होता है। मूल प्रकृति सडनली राजसिक हो जाती है, झटके से बढ़ती है, और एक सात्विक महत को जन्म देती है। महत सात्विक है, लेकिन वो पैदा होता है मूल प्रकृति में रजस आने के कारण। रजस पुरुष के कारण आता है, टेम्पररी आता है, कुछ क्षणों के लिए आता है, और एक विराट सा ये आपका महत आ जाता है, और वहां से वो रोलिंग चलती रहती है। वो फिर अहंकार बनाता है, अहंकार तन्मात्राएं बनाता है, तन्मात्राएं पंच महाभूत बनाती है। जो मटेरियल वर्ल्ड है वो तन्मात्राओं के बाद पंचमहाभूत में खत्म हो जाती है। पंचमहाभूत के बाद कुछ नहीं बनता है, सॉलिड्स के बाद कुछ नहीं बनता है, लिक्विड्स के बाद कुछ नहीं बनता है, गैस के बाद कुछ नहीं बनता है, एनर्जी के बाद कुछ नहीं बनता है, स्पेस के बाद कुछ नहीं बनता है। तो ये मटेरियल वर्ल्ड है। और जो सब्जेक्टिव वर्ल्ड है, जो मेंटल वर्ल्ड है, वो उसका प्रोग्रेशन में मानस आता है। लास्ट में मानस के बाद कुछ नहीं बनता है। ज्ञान इंद्रियां आती हैं 5, उसके बाद भी कुछ नहीं बनता है। 5 कर्म इंद्रियां आती हैं, उसके बाद भी कुछ नहीं बनता है। प्रकृति वहां जाके रुक जाती है, वो डेड एंड है, वहां खत्म हो जाता है प्रोग्रेस। तो इस बात को जब आप समझेंगे, तब आपके मन में क्लैरिटी आने लगेगी कि जो प्रकृति है, जो इवॉल्व होती है, जो प्रोड्यूस होती है, वो फाइनाइट है, वो टेम्पररी है, वो टाइम में है। वो पैदा होगी, बढ़ेगी, खत्म होगी, वापस मूल प्रकृति में समा जाएगी। जिस प्रकार से एक बच्चा पैदा होता है, बड़ा होता है, हाइट फिक्स हो जाती है, फिर मर जाता है, उसी प्रकार से प्रकृति पैदा होती है, बड़ी होती है, मेंटेन होती है, और मर जाती है। उसको पैदा करने वाली ताकत को हम नॉर्मल हिंदू भाषा में ब्रह्मा बोलते हैं। उसको मेंटेन करने वाली ताकत को हम नॉर्मल भाषा में विष्णु बोलते हैं। उसको मारने वाली ताकत को हम नॉर्मल भाषा में शिव या महेश बोलते हैं। तो ये जो है, ये देवता है, ये प्रकृति के अंदर है, ये सात्विक प्रकृति में है।
इनको विदेही बोलते हैं, इनको शरीर नहीं होता, देवताओं को शरीर नहीं होता है। जब आप देवताओं को याद करते हैं, उनका मंत्र जपते हैं, तब वो देवता आपके शरीर में आते हैं, आपके शरीर का ग्रहण करते हैं, और उनकी शक्तियां आपकी शक्तियां बनती हैं। और उसी प्रकार से जो पशु हैं वो तामसिक प्रकृति में हैं, उनको शरीर है, लेकिन वो शरीर सुस्त है, वो शरीर स्लो है, वो माइंड स्लो है, उसमें इंटेलिजेंस नहीं है, उसमें रजस का तत्व बहुत कम है, रजस का गुण बहुत कम है। वो इवॉल्व नहीं होते, वो बदलते नहीं है, नहीं देवता बदलते हैं। हम जिस ब्रह्मा की बात कर रहे हैं वो हजारों लाखों सालों से ब्रह्मा ही है। हम जो शिव की बात कर रहे हैं वो हजारों लाखों सालों से शिव ही है। हम जो विष्णु की बात कर रहे हैं वो विष्णु ही है, वो बदलता नहीं है, वो उस देव लोक में अटके हुए हैं। बदलता कौन है? इंसान बदलता है। इंसान मानव से देवता बन सकता है, देवता से ईश्वर बन सकता है, क्योंकि मानव इवॉल्व होता है। मानव रजस को कंट्रोल करके स्पीड देके ऊपर जा सकता है, और स्पीड को गलत डायरेक्शन देके नीचे जा सकता है। मानव सुसाइड कर सकता है, पशु सुसाइड नहीं करते हैं, देवता सुसाइड नहीं करते हैं, वो उसी जगह अटके हुए हैं। अप एंड डाउन सिर्फ मानव करता है। एक ही योनि है जिसमें आप ऊपर जा सकते हैं या नीचे जा सकते हैं। इसलिए मानव योनि को बहुत इंपॉर्टेंट योनि बोला जाता है, और इसी योनि में मोक्ष संभव है। इसी योनि में आप प्रकृति के बाहर जा सकते हैं, वरना बाकी देव योनि में भी आप प्रकृति छोड़ के नहीं जा सकते हैं, और पशु योनि में भी आप प्रकृति छोड़ के नहीं जा सकते। मानव योनि में आपको चांस मिलता है, वो चांस का आप लाभ उठाएंगे तो निकल जाएंगे, नहीं उठाएंगे तो नहीं निकलेंगे, और आधा उठाएंगे तो आधा निकलेंगे। आधा उठाएंगे मतलब आप काफी शक्तिशाली हो जाएंगे, काफी ज्ञानी हो जाएंगे। लेकिन जब आप मरेंगे तो ये ज्ञान, ये शक्ति आपके साथ अगले जन्म में जाएगी। आप जब वहां पैदा होंगे तो उसी ज्ञान, उसी शक्ति के लेवल पे पैदा हो, फिर वहां से जर्नी करने का आपको मौका मिलेगा आगे का। तो कहने का मतलब यह है कि जो भी आप जीवन में कर रहे हैं वो रिकॉर्ड हो रहा है, और वो रिकॉर्ड आपके अगले जन्म में जाता है, और वहां से जर्नी दोबारा चालू होती है। कोई भी चीज खोई नहीं जाती है, कोई भी कर्म आपका वेस्ट नहीं जाता है, सब रिकॉर्ड होता है, सबका आपको अकाउंट फॉर करना पड़ता है। आप बच के निकल नहीं सकते। अभी समझ में आ रहा है सबको? जी जी। किसी को कुछ पूछना है? उससे पश्चाताप, और जैसे आपने बोला था कि आपने कर्म लिखो और उसको क्लीन कर दो, तो उससे कर्म खत्म नहीं होते। दोबारा बोलिए। आपने सिखाया था ना, जो चीज आपको नहीं चाहिए, आप ऐसे इमेजिन करो कि आपने ब्लैक बोर्ड पे लिखा और उसको सबको रब कर दिया, तो उससे हमारे कर्म खत्म नहीं हो जाएंगे? या पश्चाताप कहते हैं ना, जैसे करने से खत्म ओके, हो जाते हैं। ऐसा है कि पहला मैं बता दूं कि कर्म और संस्कार और स्मृतियां, मेमोरीज, ये सब मोर और लेस सेम चीजें हैं। अलग अलग नामों से बोली जाती हैं, क्योंकि थोड़ा थोड़ा डिफरेंस है उनको समझने में, लेकिन ब्रॉडली वो एक ही चीज है। जब तक आपके अंदर संस्कार रहेंगे आपको मोक्ष नहीं मिलेगा। जब संस्कार आपके अंदर कम होंगे और अच्छे क्वालिटी के होंगे, तब आप मूल प्रकृति में शायद हो सकते हैं, या उसके नीचे सात्विक प्रकृति में हो सकते हैं। जब संस्कार ज्यादा होंगे
तब आप राजसिक प्रकृति में हो सकते हैं। जब संस्कार और ज्यादा होंगे आप तामसिक प्रकृति में हो सकते हैं। तो संस्कारों का मैनेजमेंट ही जीवन का मैनेजमेंट है। जब आप संस्कारों को जोड़ना और हटाना सीखते हैं, आप अपने जीवन को बढ़ाना और सुधारना सीखते हैं। आप अगर अपने संस्कारों का अकाउंट फॉर करते हैं कि मेरे को जीवन में करना क्या है, और संस्कारों को निकाल के देखते हैं, तो आपको समझ में आते हैं कि कौन से संस्कार हैं जो आपको आपके लक्ष्य तक पहुंचाएंगे, और आपको ये भी समझ में आते हैं कि कौन से संस्कार हैं जो कि आपके लक्ष्य में पहुंचने में बाधा बनेंगे, नहीं पहुंचने देंगे आप। तो उन संस्कारों को पहले हटाना पड़ता है जो कि नेगेटिव संस्कार है, और उसके बाद आपको देखना पड़ता है कि जो पॉजिटिव संस्कार आपने रखे हैं अपने अंदर वो क्या स्पीड से चल रहे हैं, क्योंकि संस्कार में भी सत्व है, रजस है, तमस है। तो उसका रजस क्या है, और आपको जिस टाइम में पहुंचना है उस टाइम में वो संस्कार पहुंचा रहा है कि नहीं पहुंचा रहा है। अगर संस्कार स्लो है, अगर रजस स्लो है, चेंज स्लो है, मॉडिफिकेशन स्लो है, ट्रांसफॉर्मेशन स्लो है, तो आपको नए संस्कार डालने पड़ेंगे स्पीड वाले, जो कि आपको रिजल्ट के तरफ हाई स्पीड से ले जाए, ताकि जिस टाइमलाइन में आपको पहुंचना है आप पहुंचे। इसलिए संस्कारों का मैनेजमेंट जीवन मैनेजमेंट है, गोल मैनेजमेंट है, अचीवमेंट मैनेजमेंट है। आप ईश्वर बनना चाहते हैं, आपको अपने संस्कारों को मैनेज करना पड़ेगा, सबको खाली करना पड़ेगा, तब आप में और ईश्वर में कोई फर्क नहीं रहेगा। इसलिए योग की परिभाषा है योग चित्त वृत्ति निरोध। वृत्तियों को हटाओ, चित्त की वृत्तियों को हटाओ, बंद करो उनको, तब क्या होता है, तब योग होता है। योग का मतलब तब आप ईश्वर बन जाते हैं, आप मिल जाते हैं उसके पास, आप एक महान आत्मा बन जाते हैं। तो ये वो साइंस है जो बंदर को हनुमान और हनुमान को राम बनाती है। अभी ये आपके ऊपर में है कि ये विद्या का आप प्रयोग करना चाहते हैं कि नहीं करना चाहते हैं, और वो भी आपके संस्कारों पे है। आपके संस्कार हैं इसलिए आप ये सुन रहे हैं। अब आपके संस्कार होंगे कि आपको मोक्ष मिले तो आपको मोक्ष मिलेगा, और अगर संस्कार आपके होंगे कि मोक्ष मिलने पे जो आपका पुरुष है वो प्रकृति पे अपना पूरा कंट्रोल दे, तो आप पूरे प्रकृति को घुमा सकते हैं। धरती उल्टी घूमनी चालू हो सकती है, सूरज चांद की तरह बन सकता है, आप 6 सूरज लगा सकते हैं, यहां पर कुछ भी कर सकते हैं आप। अभी समझ में आ रहा है? यस सर, क्लियर हुआ। मेरा क्वेश्चन ये था कि आप मतलब खत्म करने का तरीका जो आपने बताया उससे हम खत्म कर सकते हैं? नहीं, खत्म करने का तरीका जो बताया, तो अगर वो संस्कारों को नहीं हटा रहा है तो वो तरीका ही नहीं है फिर। आपको समझ में आ रहा है मैं क्या पूछ रहा हूं आपसे? हाँ जी वंदना जी। सर। हाँ। हाँ जी सर। हाँ, तो मतलब हमको सवाल इसलिए नहीं पूछना है कि सवाल पूछना अच्छा लगता है, नहीं सर, हमको सोच मेरा समझ के सवाल पूछना है। क्योंकि अगर आप सवाल बिना सोचे पूछ रही हैं तो आपकी बुद्धि विकसित नहीं हो रही है। नहीं सोच के पूछ रही हूँ, क्योंकि कुछ संस्कार हमें स्मृति में भी नहीं होते, मतलब तो वो कैसे हम खत्म करेंगे कौन से संस्कार? जो हमें याद ही नहीं होते हैं। जो आपको याद नहीं होते हैं, मतलब जो संस्कार सो रहे होते हैं। हाँ जी। हाँ, तो जब जो मोक्ष की तरफ जाता है वो परम ज्ञानी होता है, उसको ब्रह्म ज्ञान मिलता है, उसको केवल्य ज्ञान मिलता है, उसको विवेक ख्याति मिलती है। विवेक ख्याति मतलब उसको कंप्लीट नॉलेज होता है पहचानने का,
संस्कारों को, समय को, अणुओं को, गुणों को, पुरुष प्रकृति के भेद को, बुद्धि और पुरुष के भेद को। तो जब उसको ये ज्ञान आ जाता है, उसको समझ में आता है कि कौन से संस्कार बाकी हैं, और अगर उसको मोक्ष में जाना है तो उनको वो जलाता है ज्ञान के माध्यम से। वो ज्ञान का प्रयोग करता है कि ये मेरे काम के हैं कि नहीं है, और जब उसको समझ में आता है ये मेरे काम के नहीं है, उनको वो ज्ञान का प्रयोग करके हटा देता है और अपनी स्लेट क्लीन कर देता है। और अब जब वो निकलता है तो उसका चित्त साफ है, वहां कुछ भी रिकॉर्डिंग नहीं है, वहां कोई धर्म की रिकॉर्डिंग नहीं है, कोई अधर्म की रिकॉर्डिंग नहीं है, कोई बैराग की राग की रिकॉर्डिंग नहीं है, कोई ऐश्वर्य अनैश्वर्य की रिकॉर्डिंग नहीं है, कोई अज्ञानता और ज्ञान की रिकॉर्डिंग नहीं है। ज्ञान जैसे ही पूरा होता है सब हट जाता है, सब जाके वापस मूल प्रकृति में मिल जाता है। समझ में आया अभी? हाँ जी, यस सर, याद आ गई। हाँ जी, थैंक यू सो मच। तो ये गेम है ज्ञान को कंप्लीट करने का, ये गेम है प्रकृति से बाहर निकलने का, ये गेम है अपने आप को साफ करते रहने का, अपने वृत्तियों को, क्लेशों को, संस्कारों को, कर्मों को हटाते रहने का। जितना आप खाली होंगे उतना आप ऊंचे बनेंगे। वेस्ट का फिलॉसफी क्या है? जितना आप जमा करेंगे उतने आप ऊंचे बनेंगे। इसलिए वो लोग बड़े बड़े मकान बनाते हैं, उसमें दुनिया भर का फर्नीचर और इक्विपमेंट रखते हैं, कई प्रकार की गाड़ियां लेते हैं, पोजेशंस की दुनिया है उनकी। दुनिया भर की किताबें पढ़ते हैं, कई प्रकार के टीवी चैनल देखते हैं, बहुत सारा इंफॉर्मेशन गैदर करते हैं, डेटा बेसेस बनाते हैं। तो वो अपने मेंटल सिस्टम को ओवरलोड करते हैं, इसलिए उनके यहाँ पर मेंटल इश्यूज ज्यादा हैं, इसलिए उनके यहाँ पर साइकेट्रिक पेशेंट्स ज्यादा हैं, इसलिए उनके यहाँ पे एडिक्शन, ड्रग अब्यूज, सेक्स एडिक्शन, गेम्स का एडिक्शन, ये सब ज्यादा है, क्योंकि उनका मेंटल स्ट्रक्चर्स रप्चर्ड है। इसलिए हम ट्रम्प पाते हैं वहां पे, मस्क पाते हैं, प्यूटिन पाते हैं, यूक्रेन पाते हैं, इसराइल पाते हैं, पैलेस्टाइन पाते हैं, और आपके यूरोप की अवस्था खराब है। तो ये सब इन्हीं कारणों से है कि वो चित्त को भरते रहते हैं। और हमारे देश का ये बेसिक कोर फिलॉसफी है, डिटैच होते रहो और प्योर होते रहो, हटाते रहो, वृत्तियों का अंत करो, जमा मत करो, अंत करो, खत्म करो, उसी में मुक्ति है। हाँ मानस बोलिए। हाँ, ये जो आपने अभी अभी जो स्टेटमेंट दी उसको ही लेकर मैं बोलता हूँ। हम जब कुछ चीजें पढ़ाई करते हैं या कुछ चीजों में लगे रहते हैं, हम बोलते हैं ना थोड़ा माइंड फ्री करने के लिए कुछ टीवी देख देते हैं, कुछ कार्टून देखते हैं, तो बच्चे लोग करते हैं। तो उसमें से एक्चुअली वो मेरे हिसाब से वो माइंड फ्री होता है या फिर से और भी लोड देते थे? मतलब नहीं, लगता है आप कुछ फ्री हो सवाल गया कर फिर रहे से हैं माइंड कि फ्री हो गया। ओपिनियन दे रहे हैं? नहीं नहीं, मैं आपसे ये पूछ रहा हूँ जो जो मतलब चल रहा है जो दुनिया में, कि माइंड फ्री करना है का मतलब जाके एक पिक्चर देख के आ जाओ, आ, आपका माइंड फ्री हो जाएगा 2-3 घंटा, या फिर ऐसे ही कुछ मोबाइल गेम खेलने से माइंड फ्री हो जाता है। ये जो एक एक चलता है, या फिर हमको भी बताया गया कि माइंड फ्री करने का बीच बीच में माइंड फ्री करो, ऐसा मतलब माइंड फ्री करने का ये तरीका बताया गया। ये गलत तरीका है। इसमें माइंड फ्री नहीं करते हैं आप माइंड को डाइवर्ट करते हैं। आपका माइंड एकाग्र नहीं होता है, मल्टीपल जगहों पे जाके आप उसको एकाग्र करने की कोशिश करते हैं। अभी बच्चे हाँ, इट इज ओनली इंस्टा। डाइवर्सन। हाँ, हाँ, इट इज ओनली डाइवर्सन फ्रॉम वन टॉपिक टू अनदर। हाँ डाइवर्शन है। अगर आपका माइंड जिस एक्टिविटी में है उस एक्टिविटी से आपका न तो अटैचमेंट है न तो डिटैचमेंट है, आप एक साक्षी भाव में हैं, एक न्यूट्रल माइंड के पोजीशन में हैं,
और आप वो एक्टिविटी कर रहे हैं, तो वो एक्टिविटी कभी भी आपको बोर नहीं करेगी, वो एक्टिविटी कभी भी आपको पेन स्ट्रेस नहीं देगी, वो एक्टिविटी कभी भी आपसे नहीं चाहेगी कि आप थक गए हो, बोर हो गए हो, दूसरा काम करो। ये उनकी माइंड की अंडरस्टैंडिंग में ही बेसिक फंडामेंटल फ्लॉ है, इसी के लिए ये सब दिक्कतें हैं। समझ में आ रहा है आपको मैं क्या बोल रहा हूं? हाँ जी, हाँ जी। ओके, चलिए, तो किसी को और क्वेश्चन है क्या अभी तक जो हम डिस्कस किए उस पे? सर तो फिर ये जो मैनिफेस्टेशंस जो है, जो ये मन के ऊपर जो अभी बोले मानस सर, उसके ऊपर मैं सिर्फ ऐसे ही पूछ रही हूँ सर कि मैनिफेस्टेशन जो आता है, तो इसमें हमारे, जैसे मैं वो उसकी लालच करूंगी ना कि मुझे ये बनना है, मुझे ये करना है, तो इसमें मेरे संस्कार अच्छे हैं तो आगे बढ़ेंगे। अगर उसमें मेरी लालच है, मेरी माया है कि मुझे कुछ कर दिखाना है, मेरा अहम आएगा, तो ये सब किस में जाएगा सर? नहीं, आपका क्वेश्चन क्या है एक्चुअली? सर अगर मैं मैनिफेस्टेशन का आप बोल रहे हो ना कि मुझे इतने टाइम में मुझे ये करना है, हाँ, तो करिए, कौन मना कर रहा है? तो ये किस में आएगा? तो ये माइंड की गेम में आएगा, माइंड के ऊपर आएगा कि मेरे, क्योंकि कुछ करना है ना, यानी जैसे मोक्ष की प्राप्ति करनी है तो आप बोल रहे हो साधना करें, संस्कारों को कम करें। ये कॉन्फ्लिक्ट हो रहा है मेरे माइंड में कि अगर मैं कुछ बनना चाहती हूँ, कुछ करना चाहती हूँ। हाँ, तो करिए ना, कौन मना कर रहा है आपको? ओके। आपको कोई मना कर रहा है क्या? कोई मना नहीं कर रहा है। फिर वो कृष्ण ने अर्जुन को बोला कि एक्शन मत करो, ऐसा बोला क्या? नहीं बोला, बोला नहीं मारो। नहीं नहीं। यस यस। आपको आपको किसी भी साधु ने बोला है कि एक्शन मत करो, बच्चे पैदा मत करो, धन मत कमाओ, मकान मत बनाओ, बच्चों को पढ़ाओ लिखाओ? नहीं बोला है क्या? नहीं 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 हाँ, तो किसी ने भी बोला है कि बीमार पड़ो तो दवाई मत खाओ? नहीं। किसी ने भी बोला है कि खाना मत खाओ, पानी मत पियो? अच्छा, यानी कर्म तो करना ही है। फिर ओके। आपके जो संस्कार हैं हम्म। वो आपको ऑटोमेटिक करवाएंगे। आप अगर सन्यासी बनने वाले हैं तो उसके संस्कार हैं, इसलिए सन्यासी बन रहे हैं। और आप अगर सन्यासी नहीं बन रहे हैं तो उसके भी संस्कार हैं, इसलिए नहीं बन रहे। ये धीरूभाई अंबानी इसलिए बना धीरूभाई अंबानी, उसके संस्कार थे। और नरेंद्र मोदी इसलिए नरेंद्र मोदी है क्योंकि उसके संस्कार थे। जिसके संस्कार नहीं है उसका नहीं होगा। अब संस्कार कहां से शुरू होते हैं? सबसे पहले जो संस्कार आते हैं वो रैंडम आते हैं। सबसे पहले रैंडम मतलब कोई ठीक नहीं है कि किसका धर्म का काउंट कितना होगा, ऐश्वर्य का काउंट कितना होगा, वैराग्य का काउंट कितना होगा, ज्ञान का काउंट कितना होगा। कोई बच्चा ज्ञानी पैदा होता है, कोई बच्चा धर्मात्मा पैदा होता है, कोई बच्चा शक्ति लेके पैदा होता है, कोई बच्चा वैरागी पैदा होता है, कोई बच्चा अधर्मी पैदा होता है, कोई बच्चा कमजोर पैदा होता है, कोई बच्चा कंप्लीटली अज्ञानी होता है 15-20 साल तक। तो ये कौन तय करता है? ये प्रकृति तय करती है। कैसे तय करती है? रैंडमली करती है। कब तय होता है? जब पहली प्रकृति बनी। पहली प्रकृति कब बनी नहीं जानते, कोई नहीं जानता है। लेकिन ये जो कुछ भी चेंज हो रहा है ये सब एक हैप्पी एंडिंग की तरफ जा रहा है, और इसलिए सबको मोक्ष मिलेगा। आप करो या नहीं करो, प्रकृति आपको मोक्ष के द्वार ले जाएगी। सबको भोग करने मिलेगा। आप चाहो या नहीं चाहो आपको भोग करवाएगी। आपके अंदर संस्कार हैं भोग के, तो आपसे भोग करवाएगी। अभी देखिए, आदि शंकराचार्य सन्यासी थे, उनका तो ब्रह्मचर्य का व्रत लिया हुआ है, बट फिर भी उन्होंने सेक्स किया। कैसे किया?
वो मंदन मिश्र के साथ बैठे डिबेट में, वहां मंदन मिश्र हारने लगे तो उनकी पत्नी ने चैलेंज किया। पत्नी ने आदि शंकराचार्य जी से कुछ सेक्स को लेके सवाल किए, और आदि शंकराचार्य जी बोले मैंने तो ये एक्सपीरियंस नहीं किया है, मैं एक्सपीरियंस करना चाहता हूँ, फिर तुम्हारे उत्तर का जवाब दे, सवाल का जवाब देना चाहता हूँ। वो एक्सपीरियंस करने वो एक मरने वाले राजा के शरीर में एंटर करते हैं, अपना शरीर छोड़ के। उनका मन, उनका चित्त वहां एंट्री लेता है, वो भोगते हैं उनकी रानियों के साथ, फिर निकल के आते हैं बाहर, फिर आते हैं मंदन मिश्र की वाइफ के पास, पत्नी के पास, फिर उनके प्रश्नों का उत्तर देते हैं और उनको हराते हैं। तो उनके जीवन में वो संस्कार थे, इसलिए उनको वो भोग हो गए। तो ये संस्कार जो हैं, जीवन कुछ नहीं है बट संस्कार मैनेजमेंट है। और अगर आप प्रकृति जो बह रही है उसमें बाधक नहीं बनते हैं, उसके बहाव को चलने देते हैं फ्रिक्शनलेसली, उसमें फ्रिक्शन नहीं डालते हैं, तो आपको सब कुछ बहुत जल्दी मिल जाएगा। लेकिन हम क्या करते हैं, हम अपनी बुद्धि खटाते हैं, हम बोलते हैं मैं और मेरा, ये ऐसे करो, ये वैसे करो, मेरे को ये चाहिए, ये गलत है, ये सही है, ये अच्छा है, ये बुरा है। उस चक्कर में हम बन जाते हैं, बंदिश में आ जाते हैं। और जब बंदिश में आ जाते हैं तो फ्रिक्शन बढ़ जाती है, फ्रिक्शन बढ़ जाती है तो प्रकृति की स्पीड स्लो हो जाती है, रजस स्लो हो जाती है, टाइम धीरे धीरे चलता है। तो जो दुख घंटे भर में मिटना होता है वो 6 घंटे में मिटता है, जीवन अति दुखी हो जाता है। तो हमको ये समझना पड़ेगा कि ये प्रकृति के 3 गुण क्या है, प्रकृति क्या है, मूल प्रकृति क्या है, पुरुष क्या है, इन सब का आपस में संबंध क्या है, रोल क्या है, और कैसे मैं इसको मैनेज करूं ताकि मेरा परफॉर्मेंस एक्स्ट्रॉर्डिनरी हो। समझ में आ रहा है आप सब लोगों को? यस यस। जी सर। ओके, तो अभी यहीं पे क्लोज करें। जी सर। धन्यवाद। थैंक यू। चलिए, ओके, थैंक यू। थैंक यू।